हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी फर्स्ट वीक आफ्टर सी सेक्शन की। किस तरीके से ध्यान रखा जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए चीज़ों को, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो सके। और जो सी सेक्शन का एक बहुत ज़्यादा डर होता है लेडीज़ में, वो चीज़ को ख़त्म कर सकूं मैं। मेरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई है और मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिलते हैं जब मैंने अपने डिलीवरी एक्सपीरियंस का वीडियो शेयर किया था, तो कि जिससे ऐसा लगता है कि जो जितनी भी लेडीज हैं वो सी सेक्शन से काफी ज्यादा डरी हुई हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और ये वीडियो उन लेडीज के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं, जिनकी डिलीवरी आने वाली है, या फिर जो कि मतलब किसी टाइम पे डिलीवरी उनकी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सी सेक्शन के बाद का जो टाइम होता है 1 मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है, काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट और चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग में बात करूँगी 2 लेवल पे। फर्स्ट होता है फिजिकल लेवल, सेकंड होता है इमोशनल लेवल। तो इमोशनल लेवल पे जो भी चीज़ चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से फियर होता है, किस तरीके से उसे मैनेज किया जा सके, इसका वीडियो मैंने एक बनाया है, मैं लिंक दे दूंगी। और इसका टाइटल है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसके बारे में मैंने बनाया है, बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया है। तो आज मैं बात करूंगी फिजिकल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं उसमें, और हमें कैसे उस चीज को मैनेज करना है अपने आप को बेबी के साथ में। सी सेक्शन के करीब 1 वीक तक डिपेंड करता है कि मदर की किस तरीके से रिकवरी है। तो 1 वीक तक करीब करीब आपको हॉस्पिटल में ही रहना होता है। तो वहाँ पे आपके मेडिसिन का, आपके जो थोड़े बहुत जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उसका जो ख्याल है वो डॉक्टर और नर्स ही रख लेते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। फैमिली मेम्बर अगर हमारे साथ हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल वो भी रख लेते हैं। तो जो मेन फोकस होता है वो बस थोड़ी बहुत हमारा इफर्ट और एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट का होता है। तो पेन और फेयर से रिलेटेड मुझे कई सारे कमेंट्स मिलते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सीजर होता है जब, तो जो टाके होते हैं उसमें आपको कोई भी पेन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट 12 आवर्स आपको एकदम स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट लेटना होता है, पिलो भी नहीं होते, तो वहां पे लेटने की वजह से बॉडी पेन, लेग्स में पेन का पता नहीं चलता, क्योंकि वहां पे इंजेक्शन तो दिया होता है, तो इसी वजह से। लेकिन बॉडी पेन वगैरह थोड़ा पता चलता है। और एक चीज मुझे पता चलती थी, क्योंकि मैं 12 आवर के बाद में उठ के बैठने लगी थी, वॉक करने लगी थी। तो जो टाके, जैसे कि ये जो टाके हैं, इसका जो लास्ट में जब भी मैं उठ के बैठने के प्रोसेस में, या फिर बैठी हूँ तो लेटने के प्रोसेस में, मुझे ये जो टाके, इसके कॉर्नर में मुझे पेन होता था। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि जब हम स्टिच लगाते हैं कट करने के बाद में, तो यहाँ पे कॉर्नर के पास में गार्ड होता है, तो इसी वजह से वो पेन होता है, जिसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो पेन नॉर्मल है और बहुत ज्यादा पेन नहीं, बस थोड़ा बहुत पेन पता चलता है। तो ये जो है वो टाइम के साथ में ठीक हो जाएगा, और वो कुछ दिनों के बाद में, जैसे 15 डेज के बाद में, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। फिर नॉर्मली उठने बैठने में भी कोई पेन का पता नहीं चलता था। अब स्ट्रेट लेटने की वजह से अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है, तो आपके पास में जो भी अटेंडेंट है, आपकी मदर या कोई भी रिलेटिव जो भी है, तो आप उन्हें यहाँ यहाँ पे, जैसे ये सब उन्हें दबाने को कह सकती है, तो काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। आप अपने सर को थोड़ा सा दबाने के लिए बोल सकती है, अपने कंधों को, बैक को, क्योंकि लेग वगैरह में तो छूने की इजाजत नहीं होती, बैक में भी बहुत ज्यादा ले, लेकिन हल्का फुल्का इस तरीके से जब आपको मतलब दबा देते हैं, तो फिर आपको थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। और फिर आधा से ज्यादा टाइम आप मेडिसिन की वजह से सोते ही रहेंगी, तो कुछ उतना ज्यादा पेन का पता नहीं चलेगा। मेरी सर्जरी हुई थी 12 सितंबर को 1 o'clock आफ्टरनून में। तो उस वक्त से जब मैं रूम में चली गई, तो मुझे बिल्कुल भी पेन का पता नहीं चल रहा था, और मैं काफी कॉन्शियस थी, सब लोगों से अच्छे से बातचीत किया, कुछ भी पेन वगैरह नहीं हो रहा था, और नींद भी नहीं आ रही थी। उसके कुछ देर के बाद, जैसे शाम से जब नींद आना शुरू हुआ, तो मतलब मैं सो गई उतने, उसके बाद में कुछ पता नहीं चला। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर्स आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप
उठ के बैठने में कंफर्टेबल हो, यानी जो भी टाइम ड्यूरेशन रहा हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग में कि आप उठ के बैठने में कंफर्टेबल हो। अगर हो तो फिर आप उठ के चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, टॉयलेट जा सकते हो, मतलब सारी चीजें कर सकते हो। बस बाथ नहीं ले सकते क्योंकि वो टाके भीग सकते हैं, तो इसीलिए। लेकिन आप स्पंज बाथ जैसे पूरा ड्रेस चेंज कर सकते हो, पूरा मतलब जो गर्म पानी से पोंछ सकते हो खुद को, जिससे कि फ्रेश फील करो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने बोला कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से ही मैं उठ के वॉक करने लगी, चेयर पे बैठने लगी, ड्रेस चेंज करने लगी, मतलब जैसे जो भी होता है टॉयलेट वगैरह वो सारी चीजें करने लगी खुद ब खुद। तो फिर अब बेड से उठने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। कोई आपको ऐसे पकड़ के उठा दे सहारा देके, या फिर आपको बेड को ही कोई उठा दे जिससे कि आप उठ जाएं। तो इन सब चीजों से मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई उठा दे तो जल्दी उठा सकता है, क्योंकि उसे मेरा पेन और कंफर्ट लेवल समझ नहीं आएगा। तो मेरा जो बेड था हॉस्पिटल का, उसके बगल में एक ऐसे विंडो था जिसमें रॉड लगा हुआ था। तो मैं प्रीफर यही करती थी कि मैं रॉड को सहारा लेकर धीरे धीरे अपने कंफर्ट के साथ में उठ के बैठूं। लेटते वक्त भी मैं रॉड को ही पकड़ती थी और फिर धीरे 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 लेट जाती थी। तो अगर आपको भी इस तरीके का कंफर्ट समझ में नहीं आता है कि कोई आपको उठा दे तो पेन वगैरह हो, तो इसीलिए आप अगर कोई पर्सन वहां पे खड़े हैं, अगर इस तरह का कुछ अवेलेबल ना हो तो आप उनको सहारा लेके धीरे धीरे खुद ही उठने का कोशिश कीजिए, खुद ही लेटने का कोशिश कीजिए। इससे आपको आपके जो रिकवरी है उसमें भी काफी ज्यादा जल्दी होने का चांसेस रहेगा, काफी मदद मिलेगी। ये तो हो गई अपनी बात। अब क्योंकि अब हमारे पास में एक बेबी भी है, तो उसको फीड करना मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए यहाँ पे बेबी को फीड करना, उसे होल्ड करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि किस तरीके से उसे फीड किया जाए। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से किया बिना किसी नॉलेज का, तो आपके मतलब बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है, और फिर ये जो प्रोसेस है फीडिंग का, वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे बाद में। तो इसीलिए मैं बताती हूँ एक तरीका जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप बेबी को फीड कर सकती हैं, बिना किसी पेन के, बिना किसी टेंशन के। मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आप घर से कुछ चीज़ें ले करके जाइए, जिससे कि आपको आफ्टर सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको सहूलियत देगी, कंफर्ट देगा। तो जैसे कि 3-4 पिलोज का होना मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये जो पिलोज हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप बेबी को ऐसे होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पेन हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी जो टाके हैं वो अगर आप ऐसे गोदी में अगर बेबी को रखते हैं तो आपके टाकों के पास में बेबी टच होगा। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, दर्द महसूस होना, मतलब दर्द नहीं लेकिन थोड़ा डर महसूस होना जैसा लगता था। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम में क्या की कि फर्स्ट टाइम में मेरे साथ में थी एक जो मसाज करती थी वो आंटी। तो वो बेबी को इस तरीके से पकड़ के, जैसे कि मैं चेयर पे बैठी हूँ या बेड पे कहीं पे भी, तो बेबी को समझिए कि इस तरीके से वो साइड में बैठ कर बेबी को होल्ड करके रखती थी और फीड करने के लिए मुझे बोलती थी। तो ये जो बैक बोन है वो काफी स्ट्रेट ही ऐसे रहा, तो उसकी वजह से पेन नहीं हुआ। और बेबी क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबीज, उन्हें आता नहीं है फीड करना, वो सीखते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा पेन होगा, मतलब पेन होने के चांसेस है फीड करते वक्त में, ब्रेस्ट पेन। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि शुरुआत में तो मेरा बेबी जो था वो काफ़ी टाइम लेता था मतलब फीड करने के लिए। तो 1 घंटा 2 घंटा वो ऐसे पीता ही रहता था, क्योंकि वो भी सीख रहा था। और मिल्क का फ्लो जो है उस वक्त जब बेबी लेना स्टार्ट करते हैं फीड, तभी ही आता है। कुछ लेडीज में पहले आ जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। लेकिन बहुत से लेडीज में जब बेबी सक करते हैं तो उसके बाद में ही मिल्क आता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। 2 से 3 बार फीड करने के लिए उन्होंने मेरी हेल्प की। उसके बाद में मैंने खुद ही बेबी को होल्ड किया। तो जैसे कि कैसे, बहुत सारे पिलोज लगा के, एक लेग के, एक ये जो लेग है, लेग के साइड में ऐसे
ऐसे करके ये जो पिलो है इसको ऐसे मोड़ के इस तरीके से लगा दिया ताकि बेबी जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ सके वो खुद ही, क्योंकि मुझे इस तरीके से झुकना ना पड़े। यही सबसे गलत पोस्चर है जिसकी वजह से बैक पेन आफ्टर सी सेक्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने लेग को एक पिलो, दो पिलो, कितनी भी मतलब सहारे से लेकर के आप इस तरीके से बेबी को, ताकि वो उसका जो माउथ है वो आपके ब्रेस्ट के पास में आ सके, इस तरीके से आप पिलोज को सेट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अगर फिर भी आपको मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो एक पिलो आप अपने बेबी के ऐसे ऐसे गोद में रख के और बेबी को पिलो के ऊपर में रखिए, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। वैसे मैंने एक परचेस किया था इक्विपमेंट जो मैं आपको यहाँ पे फोटो में दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है और मुझे लगता है कि मतलब इसे परचेस करना आपके लिए बिल्कुल ही मतलब घाटा नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप पॉसिबल है तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिए, इससे आपको बाद में तक बेबी को फिट करने में आसानी होगा। कहीं जा रहे हैं तो बेबी को कैरी करने में भी आसानी होगा। अगर वो नहीं है तो फिर आप पिल्लो पे ही इस तरीके से बेबी को रख करके आप उसे पिलाइए। अगर चाहिए तो इधर पीछे साइड में भी इस तरीके से दीवार में ऐसे ही पिलो वगैरह लगा करके आप रख सकती हैं, ताकि आपको मतलब आगे की तरफ झुकना ना पड़े और आपको बैठने में भी बहुत ज़्यादा जैसे थकावट महसूस ना हो। बेबी को फीड देना है तो आपको एक ही ब्रेस्ट यानी कि एक साइड में आपको बेबी को पूरे टाइम तक फीड देना है, जब तक कि आपको ये फील ना हो कि यहाँ पे एक साइड में मिल्क आना बंद हो चुका है। क्योंकि बेबी को अगर आप बार बार चेंज करती हैं ब्रेस्ट, कभी इधर कभी उधर, जैसे आधे आधे घंटे पे, तो क्या होता है कि आपके बेबी को सिर्फ 4 मिल्क मिलेगा। तो उसे 4 मिल्क के साथ में हिंड मिल्क मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आधे घंटे 15 मिनट के बाद आता है। तो और वही जो हिंड मिल्क है वही उसके ग्रोथ में, वेट गेन करने में मदद करेगा। बहुत सारी जो बीमारियों से जो बचाता है बेबी को मदर का मिल्क, तो वो हिंड मिल्क ही होता है। इसीलिए मुझे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो मुझे समझ आ गया था, वही बात मैं आपको बता रही हूँ। खुद को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ठीक है आप बात ले सकती हैं, तो आप हॉस्पिटल से ही सेकेंड डे से बात लेना स्टार्ट कर दें। अगर वो नहीं रिकमेंड करते तो बॉडी को पोंछ करके अच्छे से कपड़े से, और ड्रेस हमेशा चेंज कीजिए। तो मैंने कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में और घर में करीब 15 या 1 मंथ तक, जब मैं बाहर उतना नहीं जाती थी तब तक घर में मैंने नर्सिंग नाइटी पहनना प्रीफर किया था, क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था। तो आप इस तरीके का भी पहन सकती हैं। नर्सिंग नाइटीज आते हैं, नर्सिंग नाइट सूट आते हैं। पर नाइट सूट में क्या होता है कि जो आपका जो पैजामा है उसका जो मतलब ऊपर का जो रहता है वो आपके स्टिच के पास में रहेगा अगर, तो फिर आपको अनकंफर्टेबल होगा। तो इसीलिए नाइटी बेस्ट है कुछ दिनों के लिए। अगर आपको फिर भी कुछ और अच्छा लगता है तो वो भी पहन सकती हैं, पर वो कंफर्टेबल होना चाहिए। आप ब्रेस्ट पैड हमेशा लीजिए। अगर आपका मिल्क फ्लो बहुत ज़्यादा है तो, मेरा मिल्क फ्लो काफ़ी ज़्यादा था तो मुझे दिन भर में 2-3 बार नाइटी चेंज करना पड़ता था। ब्रेस्ट पैड होते के साथ में 2 तरीके के होते हैं, एक रीयूजेबल होते हैं और दूसरा डिस्पोजेबल। तो मुझे कुछ दिनों के लिए डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यूज़ करने में कंफर्टेबल था और उससे लीकेज काफ़ी कम होती थी। उसके बाद में मैं रीयूजेबल ब्रेस्ट पैड यूज़ करने लगी थी। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप परचेज करके रख सकती हैं, जिससे कि आपको अच्छा होगा। डाइट का आपको पूरा ख्याल रखना है। वैसे तो डॉक्टर बताते हैं, वो जो कुछ भी बताएंगे वो अच्छा होगा, और ऐसे तो ट्रेडिशनल बहुत सारे फूड वगैरह हैं, लेकिन वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत से लोग बताते हैं। और सी सेक्शन में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सी सेक्शन में जो मदर होती हैं उनके खाने पीने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए उनको सैलड और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, फ्रेश फ्रूट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से ही ऑपरेशन में रिकवरी मिलेगी। तो और एक बात कि अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल सैलड वगैरह लेती हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा ले, क्योंकि बेबी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उसको ये चीज़
मतलब ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि वो आप जो भी फूड ले रही हैं बेबी किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, कहीं उन्हें थोड़ी बहुत एलर्जी तो नहीं हो रही, उनका पेट तो खराब नहीं हो जा रहा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। डाइट बहुत ही अच्छा लेना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले डाइट कुछ दिनों तक नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे भी सी सेक्शन में जो सर्जरी हुई होती है तो उस सर्जरी को ठीक होने के लिए आपको अच्छा डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये ज़रूरी ये है कि बेबी का भी ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो हेल्दी मिल्क के लिए जो भी अच्छी अच्छी डाइट्स आती है वो सारी चीज़ें लेना ज़रूरी है। जैसे कि मुझे बनाना वगैरह लेने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया गया था। तो डॉक्टर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि नहीं, बेबी को प्रॉब्लम होगा, कुछ भी चीज़ जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जैसे बेबी को ठंड लग जाएगी उसे लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ज़रूर खाइए, क्योंकि इसी से ही आप ठीक होंगी। तो मैंने डाइट में कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो की थी, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस भी थोड़ा हो गया था, क्योंकि पता नहीं होता है फर्स्ट टाइम पे। लेकिन फिर उसके बाद में जब मैंने डॉक्टर से बात की, कुछ और लेडीज से जिनका सी सेक्शन हो चुका है तो उनके डाइट को लेकर, तो फिर थोड़ा बहुत मिला जुला करके फिर एक अच्छी डाइट लेने लगी। तो होता यह है कि आप अगर फ्रूट्स लेती हैं तो एक एक फ्रूट, जैसे थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स 3-4 तरीके के जो भी अवेलेबल हो सीजनल, वो आप लें। बहुत ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स अगर आप लेती हैं तो उसमें बेबी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरीके से उस फूड को रिएक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेन जो देखभाल करने की ज़रूरत है, जब आप डिस्चार्ज हो जाती हैं हॉस्पिटल से तो घर, तब तक ये जो 5-6 दिन का टाइम होता है, तब तक आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो चुकी होती हैं कि हम मुझे किस तरीके से रहना है, खुद को कैसे क्लीन करना है, टाकों की देखभाल कैसे करनी है, डाइट क्या लेना है, इसके अलावा बेबी को किस तरीके से होल्ड करना है, फीड करना है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा चीज़, मतलब टाकों की एक्स्ट्रा केयर कैसे की जाए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, ट्रैवल आपको बहुत नहीं करना है, और अगर करना भी है तो जैसे बहुत ज़्यादा जर्किंग वगैरह होती है तो वैसे आपको नहीं करना, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी 1 मंथ के बाद भी, वो भी ऐसे नहीं, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिहार बाई कार आ गई थी तो मेरे जो टाके थे वो हल्के पक गए थे। तो फिर उसके बाद में जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो फिर वो मेडिसिन वगैरह से ठीक हो गए। लेकिन अगर आप घर में ही हैं, एक जगह पे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रैवल करना भी है तो बाय एयर या फिर बाय ट्रेन, ये 2 बेस्ट ऑप्शन हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में जैसे 4 व्हीलर वगैरह है तो वो 4 व्हीलर अगर आप रेंट वगैरह पे लेके कहीं जाना चाहती हैं, अगर कहीं जाना हुआ तो उस तरीके के 4 व्हीलर सेलेक्ट कीजिए जो कि जर्किंग कम करते हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, बोलेरो वगैरह, आप मतलब लोगों को पता है कि कौन सी गाड़ियाँ जर्किंग कम करती है, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज टाके की जो देखभाल बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है, वो अपने आप ही बहुत जल्दी अच्छी डाइट से वो रिकवर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद की है। अगर की है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी फर्स्ट 15 डेज या 1 मंथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी की, बेबीज कैसे रिएक्ट करते हैं, उन्हें कैसे संभालना चाहिए 1 मंथ तक, उन्हें किस तरीके की केयर चाहिए। तो ये मैं वीडियो आपको इसके बाद में जो भी अपलोड करूँगी वो अपलोड करूँगी, तो फिर आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।